अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रीवियसली हमने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल का फार्मूला डिराइव आउट किया था जब हम उस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो आज हमने इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस करनी है जो है गैल्वानोमीटर। सो डिटेल्स के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है गैल्वानोमीटर। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम ये बात बताएंगे, इट इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स डिग्रीज में डिफ्लेक्शन देके ये सिर्फ करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, ये नहीं बताता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं नेम लॉजिक की। नेम लॉजिक में हम बताएंगे कि एक इटालियन रिसर्चर है जिसकी रिसर्च इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसका नाम है लुइजी गैल्वानी और इसकी वाइफ है लूसिया। 1780 में इन्होंने एक डिस्कवरी की और वो डिस्कवरी क्या थी कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करती है कहां से, फ्रॉग्स लेग से, तो ये लेग एक जक फील करती है, झटका फील करती है और ट्विच करती है। दैट मीन्स जैसे ही इस फ्रॉग लेग के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से लेग थोड़ा सा मूव करेगी। सो इस साइंटिस्ट गैल्वानी के नाम के ऊपर 1836 से इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम गैल्वानोमीटर मशहूर है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फार्मूला है टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस ऑफ अल्फा। यहां पे टॉ क्या है? इट इज टॉर्क। एन क्या है? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। आई इज डीसी करंट flowing through the coil of galvanometer. A is area of the coil and B is external magnetic field strength. That means coil के against जो external field magnets के जरिए से आप magnetic field apply करते हो उसे हम B से represent कर रहे हैं। So external magnetic field strength is represented by B. नेक्स्ट हेडिंग बनेगी इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की मदद से। सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से एक फिक्स्ड सपोर्ट, उसके साथ एक कनेक्टिंग वायर अटैच शो करेंगे इस तरह से। इस वायर के ऊपर हम इस पॉइंट के ऊपर मिरर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही वायर ट्विस्ट करेगी वैसे ही मिरर भी रोटेट करेगा।
उसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, वो होगी एक मैग्नेटिक कोर मटेरियल की। सो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक कोर मटेरियल। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो वायर है ये इसके ऊपर वूंड होगी, वाइंड की जाएगी और n नंबर ऑफ टर्न्स इसके यहां पे वाइंड कर दिए जाएंगे इस तरह से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स को वाइंड हुआ शो कर दिया है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि ये जो वायर कनेक्टेड है, नेक्स्ट ये कनेक्टेड है इस तरीके से एक स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग क्या करेगा, वो टॉर्जन के अगेंस्ट रिस्टोरिंग टॉर्जन प्रोवाइड करेगा। टॉर्जन या ट्विस्ट क्या होता है कि लेट से मैं कहता हूं कि इस तरीके से एक वायर है और यहां पे इसके सेंटर में इस तरीके से मैं एक लाइन शो कर रहा हूं। अगर आप इस वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप ये होगी कि यहाँ पे जो रेड कलर रिप्रेजेंटेड है वो रेड कलर लाइन इस तरीके से यहाँ पे बेंड होती हुई दिखाई देगी। तो जैसे ही आप इस वायर को इस तरह घुमा के ट्विस्ट कर देते हो तो ट्विस्टिंग के बाद ये वायर दोबारा वापस आने की कोशिश करती है। वही काम यहाँ पे इस स्प्रिंग ने भी करना है कि जब ये कॉइल टर्न कर जाएगी तो ये स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग के लिए टॉर्जन या ट्विस्ट प्रोवाइड करेगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कांटेक्ट होगा इस तरह से कि वायर यहाँ पे मौजूद है और इस तरफ अटैच्ड है अनदर कांटेक्ट, और ये कांटेक्ट क्या करेगा, यहां से करंट जो है वो एग्जिट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई तो यहां से एग्जिट कर जाएगा, या इसके उलट भी हो सकता है, करंट निचले कांटेक्ट से एंटर होके दूसरे कांटेक्ट से एग्जिट भी कर सकता है। सो आप जो नेक्स्ट बात हमने यहाँ पे बतानी है वो है अ यू शेप्ड मैग्नेट। सो यहाँ पे लिख देते हैं यू शेप्ड मैग्नेट, जिसके हम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हुई जिसमें एक एंड नॉर्थ है और दूसरा एंड है साउथ। तो अब हमने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि अगर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उस टॉर्क का एक्सप्रेशन ये लिखा जाए टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा, तो ये एक नॉन लीनियर स्केल होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे 1 डिग्री डिफ्लेक्शन जनरेट होती है जब इसमें से करंट लेट से 1 मिली एम्पेयर पास होता है, तो अगर 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन हो और इस डिफ्लेक्शन की वजह 2 मिली एम्पेयर का करंट हो तो इस केस में जो स्केल है वो लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 एम्पेयर्स डिफ्लेक्शन जनरेट करने के लिए जो हमें करंट चाहिए वो लेट से मैं कहता हूँ 2.3 मिली एम्पेयर चाहिए, तो इस केस में स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्विस्ट ज़्यादा करते जाएंगे मजीद ट्विस्ट के लिए ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होगा, और उसकी वजह है ये फैक्टर कॉज अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे कॉज अल्फा वाले फैक्टर को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। ये किस तरह से हम एलिमिनेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लिख देते हैं मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल किस तरह से बनेगी उसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं डायग्राम के जरिए से। हमने जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की थी वो कुछ इस किस्म की थी।
अगर हम इस डायग्राम को टॉप व्यू देखें तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये वाला, ये सिलेंडर हमें टॉप से देखने पे इस तरह दिखाई देगा कि इसकी जो टॉप है वो सर्कुलर है, और ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, अगर तो ये इस तरह के बने हुए हों तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी ऐसे। सो इस वक्त ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पास कर रहे होंगे यहाँ पे, ये कुछ इस किस्म के पास कर रहे होंगे, और इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड में और इस एरिया ऑफ द कॉइल के अंदर जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल रोटेट कर जाएगी, लेट्स से मैं कहता हूं कि कॉइल रोटेट करके इस तरह से आ गई है, तो यहाँ पे एक सर्टेन एंगल अल्फा बनेगा, और फर्दर जो टॉर्क जनरेट होगा वो NIAB कॉज ऑफ अल्फा होगा। और हम ये बात जानते हैं कि कॉज 0 डिग्री ही मैक्सिमम वैल्यू रखता है, और जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ चलते चले जाते हैं कॉज का आंसर स्मॉल होता चला जाता है। तो भाई जब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट था तो इनिशियली चूंकि ये एंगल 0 था, टॉर्क ज्यादा जनरेट हुआ, लेकिन जब आपने करंट को इंक्रीज करके 2 एम्पियर कर दिया तो चूंकि अल्फा भी बढ़ गया और कॉज अल्फा कम हो गया, तो इसलिए टॉर्क अब कम जनरेट होगा। इसका मतलब है इस तरह से स्केल लीनियर नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स का टॉप व्यू है ये कुछ इस तरह से सेट करें कि अगर ये सिलेंडर है और इस तरीके से ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से जनरेट होंगी। अब जब कॉइल यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद होगी तो वो क्या करेगी, वो इधर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल होगी और अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री के इक्वल होगी। जब ये कॉइल रोटेट करके इस तरह से आ जाएगी तो ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल हो जाएगी, एंगल अभी भी 0 डिग्री बनेगा। जब ये कॉइल रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी तब भी क्या होगा, अल्फा 0 डिग्री ही होगा। दरमियान में भी किसी पॉइंट की, लेट से मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं इस तरह से, तो हर वक्त ये कॉइल किसी ना किसी सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल ही रहेगा, और जो अल्फा है वो 0 डिग्री रहेगा। इसका मतलब है कॉस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 आ जाएगी फॉर ऑल करंट्स। करंट की जो मर्जी वैल्यू रख लें, जितना भी ये रोटेट कर जाए सिलेंडर, लेकिन अल्फा हमेशा 0 डिग्री रहेगा। इसलिए हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल बना दिया है। रेडियल का क्या मतलब होता है कि देखिए अगर ये सिलेंडर है और ये इसका रेडियस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रेडियस के अलोंग एंटर हो रही है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। फिर वो एग्जिट किस तरह से कर रही है, एग्जिट भी रेडियस के अलोंग कर रही है। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना दी है, और उससे हमें क्या फायदा हुआ है, उससे हमें ये फायदा हुआ है कि जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो सिंपली क्या बन गया है, वो बन गया है NIAB। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो स्टूडेंट्स, गिवन डायग्राम के अंदर जिस कदर स्ट्रॉन्ग करंट इस कॉइल में से पास करेगा उतनी ही ज्यादा टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, और टर्निंग की वजह से ये पूरा जो मैग्नेटिक कोर और कॉइल का सेटअप है ये रोटेट करेगा। जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये जो मिरर है ये भी रोटेट कर जाएगा, और जब ये मिरर रोटेट करेगा तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि लेट से ये मिरर यहाँ पे मौजूद है इस तरह से, और इसके सामने यहाँ पे इस तरीके से एक स्केल अटैच्ड होगा, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक लाइट सोर्स होगी। यहां से लाइट की एक बीम इस मिरर के ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे इस स्केल के ऊपर स्ट्राइक कर रही होगी। लेकिन जब मिरर रोटेट कर जाएगा तो उसके रोटेट करने से क्या होगा कि यहाँ से जो बीम आएगी वो अपने सेंट्रल पॉइंट के बजाय किसी साइड वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से स्ट्राइक करेगी, या तो इस तरफ, या फिर अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे है तो स्केल के इस तरफ पड़ेगी। तो इसका मतलब है जैसे ही यहाँ पे रोटेशन होगी तो रोटेशन होने के बाद मिरर के रोटेट करने की वजह से लाइट सोर्स से आने वाली लाइट एक स्केल के अलोंग मूव करेगी, तो आप यहाँ पे करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लोगे। जितना करंट स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है उससे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी इस लाइट के पॉइंट की जो कि स्केल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जो गैल्वानोमीटर है वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स ये मिली एम्पियर्स करंट के अंदर ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। दैट मीन्स अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आने के लिए उसे मिली एम्पियर्स में करंट चाहिए होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन जनरेट होती है। लेकिन जैसे ही ये रोटेशन जनरेट होती है तो क्या होता है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो जाता है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क ये है कि जैसे ही आपकी कॉइल यहाँ पे रोटेट करती है तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग उसके अगेंस्ट उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी टॉर्जन को खत्म करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑपोजिट रोटेशन के लिए अप्लाई करता है। उस रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं टॉ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये रिस्टोरिंग टॉर्क उस कदर ज्यादा होता चला जाता है जिस कदर ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है। अब ये सेम वैसे ही है जिस तरीके से अगर आप किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जनरेट होती है। जिस कदर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो उस कदर ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। टूवर्ड सेंटर शो करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन भी लगा देते हैं, लेकिन जब हम इसकी जगह के ऊपर एफ आर इज इक्वल टू के एक्स पुट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट पुट करते हैं, तो के की डेफिनेशन के लिए हमें नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट नहीं करना होता। आप माइनस साइन ना भी रिप्रेजेंट करेंगे तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो इस जगह के ऊपर बुक ने नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं किया। अगर नेगेटिव साइन इंडिकेट किया जाता तो वो यही शो करता कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि वो इनिशियली जनरेटेड टॉर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, टॉर्जन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस कदर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी उस कदर ही रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के आया था, वैसे ही यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे सी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे सी क्या है? सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड टॉर्जनल कपल कांस्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि टॉर्जनल कपल कांस्टेंट को डिफाइन कर दें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? आप थीटा को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, या फिर C इज इक्वल टू टॉ आर ओवर थीटा लिख दीजिए। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दीजिए और यहां से आप टॉर्जनल कपल कांस्टेंट को डिफाइन कर दीजिए। सो टॉर्जनल कपल कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन होगी? द रिस्टोरिंग टॉर्क generated in a twisted spring और वायर या कोई भी और मटेरियल हो सकता है। डिवीजन को पढ़ लीजिए। डिवीजन को पढ़ते हैं पर यूनिट और थीटा को पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन। जनरेटेड in the coil's spring is called torsional couple constant। यहाँ पे अगर इस जगह के ऊपर स्प्रिंग का वर्ड होगा तो ही यहाँ पे स्प्रिंग का वर्ड आएगा। अगर प्रीवियसली आप वायर का वर्ड यूज करोगे तो यहाँ पे भी साथ वायर का वर्ड ही आएगा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पे चूंकि स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट कर रहा है तो इसलिए मैंने उस रेफरेंस से यहाँ पे स्प्रिंग का नाम ले लिया है, वरना वायर वगैरह का नाम भी यूज किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे हम बताना चाहें ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट सी का क्या होगा? सी इज इक्वल टू टॉ आर ओवर थीटा। तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। इस वजह से टॉर्क के यूनिट्स मीटर इंटू न्यूटन और न्यूटन मीटर होते हैं। सो टॉर्क की जगह पे लिख लीजिए न्यूटन मीटर, और डिफ्लेक्शन के लिए ऐसा यूनिट रेडियन यूज किया जाता है, नॉन एसआई डिग्रीज वगैरह भी लिख लिए जाते हैं। सो न्यूटन मीटर पर रेडियन इज ऐसा यूनिट आर ऐसा यूनिट्स ऑफ टॉर्जनल कपल कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पे बात की जाए बेस यूनिट्स की, तो बेस यूनिट्स क्या हैं? हम ये बात जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए से हम न्यूटन की जगह पे
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो C विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर रेडियन. दैट मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर रेडियन आर द बेस यूनिट्स ऑफ टॉर्जनल कपल कांस्टेंट. और जब आप इसके डायमेंशंस लिखेंगे तो डायमेंशंस होंगी m l स्क्वायर t माइनस 2. और रेडियन वैसे भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि थीटा का जो रिलेशन है वो s ओवर r होता है. जब आप डायमेंशंस लिखते हैं तो इस फॉर्मूले में डिस्टेंस और रेडियस दोनों की डायमेंशंस एक ही होती हैं. इन दोनों की डायमेंशंस लेंथ के इक्वल आती हैं. सो ये दोनों यूनिट्स कट जाती हैं. सो ये डायमेंशंस बनती हैं l इंटू l माइनस 1 और उसका आंसर l 0 होता है. इसलिए थीटा जो है वो एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है. हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है. इसका यूनिट एक सप्लीमेंट्री यूनिट है. दैट मीन्स इसके बारे में डिसाइड करना मुश्किल है कि आप इसे बेस कहोगे कि डिराइव्ड कहोगे. इसके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. यहाँ पे इसके यूनिट भी मीटर हैं, रेडियस के यूनिट्स भी मीटर हैं. तो जब वो कट जाती हैं तो वैसे तो इसे यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसे यूनिट्स असाइन किए गए हैं जिन्हें हम एसआई में रेडियन और नॉन एसआई में डिग्री या फिर रेवोल्यूशन कहते हैं. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सी की डायमेंशंस की बात कर ली. अब नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो होगी व्हेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. तो उस वक्त नेट टॉर्क कितना हो जाता है इस कॉइल के ऊपर. सो नेट टॉर्क उस वक्त हो जाता है 0 के इक्वल, या फिर आप सिग्मा ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे I 1 से स्टार्ट होता है n तक जाता है. और जो हमारे डायग्राम है उसको अगर हम दोबारा से रिव्यू करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है लेट से इस डायरेक्शन में, तो अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो हमें वो क्लॉकवाइज दिखाई देता है. और जो रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे स्प्रिंग अप्लाई कर रहा है उसको अगर हम टॉप से ही देखें तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है. तो हमारी जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो ये कि हम क्या करते हैं, तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क्स को नेगेटिव लिख लेते हैं और तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क्स को पॉजिटिव लिख लेते हैं. और फिलहाल 2 ही टॉर्क्स हैं और उनका सम 0 है. दैट मीन्स जिस कंडीशन के ऊपर जाके, जिस पॉइंट के ऊपर जाके हमारी ये जो कॉइल है ये स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 हो जाएगा. दैट मीन्स जो डिफ्लेक्शन हमारी गैल्वानोमीटर की रीडिंग से कोरिस्पॉन्ड करेगी. लेट्स से मैं कहता हूं कि ये है हमारे गैल्वानोमीटर का स्केल, और जैसे ही इस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क है ये वाला वो जनरेट होता है तो साथ ही नीडल रोटेट करके यहाँ से लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है. तो जैसे ही यहाँ पे आती है हमारे इस टॉर्क की वजह से नीचे मौजूद स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है वापस बैक जाने के लिए, और उसे क्या लिखा जा रहा है, उसे लिखा जा रहा है टॉ आर. सो जिस वक्त इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा उस वक्त कॉइल का जनरेटेड टॉर्क और रिस्टोरिंग स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और इनका सम 0 के इक्वल हो जाएगा. तो जब आप एक टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेट से मैं कहता हूं कि ये टर्म इक्वेशन की इस साइड पे आ गई है, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो अप्लाइड टॉर्क के इक्वल हो जाता है, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं. अब हम यहाँ पे ये बात जानते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है सी थीटा, और जो अप्लाइड टॉर्क है उसका फार्मूला है एन आई ए बी. ये दोनों सब्सटीट्यूट कर लें तो हम ये लिखेंगे सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी. अगर हम इसको रीअरेंज करें इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी ओवर सी, और आई को भी हम इस तरफ ले आए तो इक्वेशन बनती है थीटा ओवर आई इज इक्वल टू एन ए बी ओवर सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये कोरिस्पॉन्ड करती है एक सर्टेन टर्म को जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर को हम आमतौर पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी कहते हैं क्योंकि कॉइल की रोटेशन से डिफ्लेक्शन आती है. व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर? इट इज डिफ्लेक्शन
generated in the coil of a galvanometer per unit current flowing through the coil of the galvanometer. So what is sensitivity of galvanometer? It is deflection generated in the coil of a galvanometer per unit current flowing through the coil of galvanometer. So अगर इसके ऐसा यूनिट्स लिखने हो तो ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? चूंकि रिलेशन है थीटा ओवर आई, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेडियंस पर एम्पेयर। और अगर आपको थीटा ओवर आई की डायमेंशंस बतानी हो तो चूंकि रेडियन डायमेंशन लेस है तो इसलिए आप सिर्फ करंट की डायमेंशन लिखोगे a-1। और फैक्टर जिनके ऊपर इसकी डिपेंडेंस है उसकी बात कर लेते हैं। चूंकि थीटा ओवर आई का रिलेशन है NAB ओवर C के इक्वल, सो अगर आप गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने क्या करना है? टू इंक्रीज सेंसिटिविटी आपने इंक्रीज करना है नंबर ऑफ टर्न्स को, एरिया को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, या फिर आपने क्या करना है? आपने डिक्रीज करना है किसे? टॉर्जनल कपल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग को। दैट मींस अगर आप गैल्वानोमीटर की कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो तो ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। किस फॉर्मूले के तहत? टॉर्क इज इक्वल टू NIAB के तहत। और जितना एरिया ज्यादा होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाइड होगी, उतना ही ये टॉर्क ज्यादा होगा। अगर आपने स्प्रिंग का C दैट मीन्स टॉर्जनल कपल कांस्टेंट छोटा रखा तो भी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी उतने ही करंट के ऊपर। इसकी वजह क्या है कि अगर आप एक बहुत ही थिक वायर का बना हुआ स्प्रिंग यूज करते हो तो उसका C बहुत ज्यादा होता है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत ज्यादा जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप थोड़े करंट से थोड़ी डिफ्लेक्शन जनरेट कर सकते हो। थोड़े करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन जनरेट करनी है तो आपको स्प्रिंग बहुत ही थिन वायर का लगाना है जिसके C की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे बुक ने एक और टर्म भी एक्सप्रेस की है और वो क्या है? वो है इस इक्वेशन की रेसिप्रोकल। अगर हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दें तो ये बनती है I ओवर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है C ओवर NAB के इक्वल। इस टर्म को बुक ने लिखा है रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर। और अगर इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर या फिर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन generated in the coil of the galvanometer। अगर आप इसके ऐसा यूनिट्स लिखेंगे तो ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? वो होंगे एम्पेयर्स पर रेडियन के इक्वल, क्योंकि फार्मूला क्या है? इट इज I ओवर थीटा। और इसे आप एम्पेयर पर रेडियन इस तरह भी लिखेंगे। और अगर आपको डायमेंशंस बतानी हो I ओवर थीटा की तो थीटा डायमेंशन लेस है, इसलिए इसकी डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ A ही आएगी। और अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करूं, एक फार्मूला है I ओवर थीटा इज इक्वल टू C ओवर NAB, और एक फार्मूला है थीटा ओवर I दैट इज इक्वल टू NAB ओवर C। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 कह दें। तो यहाँ पे
जो पहली टर्म है वो बताती है सेंसिटिविटी को, दूसरी बताती है रेंज को। बुक ने ये फार्मूला इस तरह से नहीं लिखा, बुक सिर्फ ये फार्मूला लिखती है। और बुक क्या कहती है? बुक ये कहती है कि अगर आपने रेंज कम करनी है, दैट मीन्स सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो आप सी को कम कर दीजिए, आप एन को इंक्रीज कर दीजिए, आप ए में इंक्रीमेंट ले आइए, या आप बी की वैल्यू को बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा? इससे रेंज डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो मैं डिपेंडेंस की बात करता हूं, रेंज की। सो अगर आपने आई ओवर थीटा दैट मीन्स रेंज को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो आपने क्या चीज इंक्रीज करनी है? आपने इंक्रीज करनी है किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू। और आपने डिक्रीज कौन सी वैल्यूज करनी है? वो करनी है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो जब आप इन वैल्यूज को डिक्रीज कर दोगे या इस वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो उससे रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर इंक्रीज हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप सी को डिक्रीज करते हैं या डिनोमिनेटर में मौजूद किसी भी टर्म को इंक्रीज करते हैं तो उससे आई ओवर थीटा दैट मीन्स रेंज कम हो जाती है। और जब रेंज कम होती है तो उस वक्त सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है। सो बुक ने यहाँ पे फार्मूला सिर्फ यही वाला यूज किया है, लेकिन इसमें इस वैल्यू को कम करके और इन वैल्यूज को बढ़ा के रेंज कम करना एक्सप्रेस किया गया है और सेंसिटिविटी बढ़ जाना बताया गया है। तो इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताएं एन ए बी ओवर सी के यूनिट्स क्या हैं, तो उसके यूनिट्स वही हैं जो कि थीटा ओवर आई के हैं, दैट मीन्स रेडियंस पर एम्पेयर। और अगर आपसे कहा जाए कि सी ओवर एन ए बी के यूनिट्स बताएं तो ये हैं एम्पेयर ओवर थीटा दैट मीन्स रेडियन, एम्पेयर पर रेडियन इसके यूनिट होंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर एक कॉइल है उसमें 1 रेडियन डिफ्लेक्शन आती है 1 एम्पेयर करंट पे, और एक और कॉइल है जिसमें 2 रेडियन डिफ्लेक्शन आती है सेम उसी 1 एम्पेयर करंट पे, तो ये वाला गैल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। और अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले को एक्सप्रेस करूं तो अगर एक गैल्वानोमीटर है जिसमें 1 एम्पेयर करंट के अगेंस्ट 1 रेडियन डिफ्लेक्शन आती है और एक और है जिसमें 2 एम्पेयर करंट के अगेंस्ट 1 रेडियन डिफ्लेक्शन आती है, तो इस वाले की रेंज ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे इस वाले की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो इसकी सेंसिटिविटी कम है, दैट मीन्स रेंज ज्यादा है। और अगर यहाँ पे इसकी रेंज ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम है, और ये ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसकी रेंज कम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर की। तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की 2 टाइप्स बुक ने डिस्कस की हैं। एक है वो गैल्वानोमीटर जिसमें मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट होती है, दैट मीन्स हमने जो यहाँ पे डायग्राम इनिशियली प्लॉट की थी उस डायग्राम में जैसे ही कॉइल टर्न करती है साथ ही मिरर टर्न करता है, और इसके साथ साथ लाइट सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो मिरर के ऊपर पड़ने के बाद स्केल के ऊपर जाके किसी पॉइंट के ऊपर हिट करती है। सो जितना मिरर टर्न करेगा उतनी ही ये जो लाइट की पॉइंटिंग है ये सेंट्रल पॉइंट से अवे होगी। तो ये मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट है। दूसरा है पिवटेड टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे मिरर अटैच किया है यहाँ पे मिरर के बजाय एक नीडल अटैच कर दी जाती है, और इस नीडल की वजह से क्या होता है कि ये नीडल स्केल के ऊपर मूव करती है बजाय ये कि लाइट की पॉइंटिंग हो, लाइट का डॉट स्केल के ऊपर पड़ रहा हो, और फिर स्केल भी सर्कुलर बना दिया जाता है जिसमें डिफ्लेक्शन डिग्रीज में होती है। तो ये काम किस तरह से किया जाता है, इसके लिए बुक ने फिगर 14.18 ड्रॉ की है जिसमें आयरन कोर शो की गई है और इसके साथ साथ परमानेंट मैग्नेट शो किया गया है। यहाँ पे जिधर मिरर मौजूद था अब वहां पे इस तरीके से नीडल लगाई गई है, और ये नीडल यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव कर सकती है, और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो डिग्रीज के अंदर हैं। और इसके अलावा ये 2 स्प्रिंग्स हैं जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करते हैं, टॉर्जन प्रोवाइड करते हैं।
सो ये जो स्केल है, ये स्केल किस में होता है, ये डिग्रीज में होता है। दोनों साइड पे डिफ्लेक्शन हो सकती है। अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो अगर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है तो नीचे से ऊपर जाते हुए डिफ्लेक्शन ऑपोजिट स्केल के ऊपर होती है। नेगेटिव किसी के साथ नहीं लिखा होता, लेकिन ऊपर जो यूनिट्स हैं वो डिग्रीज के अंदर होते हैं। और पिवटेड टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे एक बॉल बेरिंग के जरिए से पिवट किया जाता है। दैट मीन्स एक सेंट्रल पिवट के गेट ये पूरी कॉइल रोटेट कर सकती है। तो ये है पिवटेड टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जिसकी सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, वो ये कि जैसे ही यहाँ पे करंट पास करता है कॉइल से तो क्या होता है, नीडल लेट से इस पॉइंट के ऊपर आके रुक जानी चाहिए, लेकिन वो नीडल अपने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाती है। जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि टॉर्क और स्टोरिंग टॉर्क्स बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स NIAB जो है वो सी थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर कॉइल को बिल्कुल रुक जाना चाहिए, नीडल को स्टॉप कर जाना चाहिए, लेकिन वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इस पॉइंट को शूट आउट कर जाती है, आगे चली जाती है। सो मोमेंटरली क्या होता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क ग्रेटर हो जाता है जनरेटेड टॉर्क से, और ये कॉइल वापस मूव करती है इस तरफ और फिर इनर्शिया की वजह से शूट आउट कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। इस केस में क्या होता है, फिर जनरेटेड टॉर्क मोमेंटरली रिस्टोरिंग टॉर्क से ग्रेटर हो जाता है। सो मल्टीपल ऑसिलेशंस के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह के ऊपर कॉइल रेस्ट पे आ जाती है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे फास्ट डिटेक्शंस ऑफ करंट वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कीजिए, आप डेड बीट गैल्वानोमीटर यूज कीजिए। डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या है, ये एक ऐसा गैल्वानोमीटर है जिसमें एडेड फ्रिक्शन है। कहां पे, पिवट के ऊपर। जिस पॉइंट से आपने इस कॉइल को, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की कॉइल को पिवट किया है, वहां पे थोड़ी सी फ्रिक्शन एडेड है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि यहाँ पे जो पहले इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही थी, अब वो डैम्प आउट हो जाती हैं। दैट मीन्स क्या हो जाती है, डैम्पिंग हो जाती है। और ये जो ऑसिलेशंस है ये इतनी ज्यादा होने के बजाय एक दो ऑसिलेशंस होती हैं और जो नीडल है वो रेस्ट पे आ जाती है। सो जो आमतौर पे लैब्स में गैल्वानोमीटर यूज होते हैं वो डेड बीट गैल्वानोमीटर ही होते हैं। सो यहाँ तक हमने अपना आज का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं जरा MCQ प्रैक्टिस की तरफ। हमारा पहला MCQ है, रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ 3 न्यूटन मीटर इज डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ a galvanometer for 30 degree deflection. What is torsional couple constant? So हम ये बात जानते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क C थीटा के इक्वल होता है और जो C है वो रिस्टोरिंग टॉर्क ओवर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज इस तरह से पुट की, 3 न्यूटन मीटर ओवर 30 डिग्री, तो आंसर होगा 0.1 न्यूटन मीटर पर डिग्री। लेकिन आपने यहाँ पे पर रेडियन में आंसर देना है। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए SI यूनिट्स में आंसर। हम ये बात जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप जरा बताइए 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगी, ये पाई ओवर 180 रेडियंस के इक्वल आएगी। दोनों साइड्स को 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आंसर आएगा, ये बनेगा 30 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद 6 आएगा। सो हमें ये बात पता चल गई कि पाई बाय 6 रेडियन किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है। सो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, लिखिए 3 न्यूटन मीटर ओवर पाई बाय 6 रेडियंस, या फिर 3 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय पाई बाय 6 रेडियंस, और 3 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर पाई रेडियंस। सो ये आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा 18 न्यूटन मीटर ओवर पाई रेडियन। आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर होगा 5.72 न्यूटन मीटर पर रेडियन। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है torsional couple constant of a spring of galvanometer is 5
न्यूटन मीटर पर रेडियन, ये सी की वैल्यू है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट इन अ गैल्वानोमीटर इज 5 मिली टेस्ला, ये बी की वैल्यू है, जो फर्दर 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला के इक्वल आएगी। द एरिया ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज एरिया। फर्दर ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, या फिर 10 इंटू 10⁻² मीटर्स स्क्वायर, या फिर एरिया बन जाएगा 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड इट्स नंबर ऑफ टर्न्स आर 500। व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर? तो हमने ये बात पढ़ी थी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं, और इसका एक्सप्रेशन NAB/C से डिफाइंड है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है? इट इज 500, एरिया इज 10 इंटू 10⁻⁴, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला डिवाइडेड बाय C। वैल्यू ऑफ C इज 5 न्यूटन मीटर पर रेडियन। अगर यूनिट्स लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के कोई यूनिट नहीं है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, और डिनोमिनेटर में न्यूटन मीटर पर रेडियन मौजूद है। सो कैलकुलेटर के ऊपर आप सॉल्व कीजिए इसे θ/I। सो आंसर होगा, पहले तो 5 इस 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बन जाएगा 5000, ये 3 जीरोस इस 10 की पावर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 5 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट्स रेडियन पर एम्पेयर में ही आने वाले हैं। सो ए इज आर राइट ऑप्शन। अगर आप यूनिट सॉल्व करना चाहो तो आप ये बात जानते हो कि B इज इक्वल टू F/IL होता है, इसलिए आप टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी पुट कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मीटर स्क्वायर टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होगा, रेडियन एज इट इज होगा, और यहाँ पे भी न्यूटन मीटर मौजूद होगा। तो ये दोनों मीटर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, और आंसर किस में होगा? वो रेडियन पर एम्पेयर में होगा। सो ए इज आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, टॉर्जनल कपल कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ गैल्वानोमीटर इज 5 न्यूटन मीटर पर रेडियन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 मिली टेस्ला, सो अगेन इट इज 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। द एरिया ऑफ कॉइल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर और 10 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर और 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, and number of turns are 500. So what is range of galvanometer? Range of galvanometer is given by I/θ, and it is equal to C/NAB. So C is 5 Newton meter per radian. Number of turns are 500. Area is 10 into 10⁻⁴ meter square, and magnetic field strength is 5 into 10⁻³ टेस्ला। तो अगेन यहाँ पे B इज इक्वल टू F/IL को रेफरेंस बनाते हुए टेस्ला की जगह पे हम न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट करेंगे, और यहाँ पे ये 5 इससे कैंसिल आउट होगा, ये 3 जीरोस इस 10 की पावर से कैंसिल आउट होंगे, और बाकी क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू I/θ इज इक्वल टू न्यूटन मीटर ओवर 5 इंटू 10⁻⁴ रेडियन मीटर स्क्वायर, और टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो यहाँ पे मीटर दोनों मिलके इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूटन भी कट जाएगा, आंसर होगा एम्पेयर पर रेडियन में, और 10⁻⁴ ऊपर जाके +4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5। दैट मीन्स आपने क्या करना है? आपने 10,000 को 5 से डिवाइड कर लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2000। सो डी इज द राइट ऑप्शन, 2000 एम्पेयर पर रेडियन। सो ये थे आज के हमारे MCQs। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने गैल्वानोमीटर की डिटेल्स पढ़ी। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।